ऐसे वकीलों में भी सुने हैं कि वो भी कई तरह के वकील हैं। क्रिमिनल केस लड़ता है, कोई दीवानी का लड़ता है, ज़मीन जायदाद का लड़ता है। बार काउंसलिंग का जो चुनाव होता है, लोग जो पद पे रहते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? आपको यानी कहा हो कि आपके नाम में ज़मीन करता हूँ, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? हाँ, ऐसे मामलात आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सैयद मिज़ान ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई, आज है हमारा थर्ड पॉडकास्ट। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे छोटे दादा और वो पेशे से वकील हैं। तो दादा, कुछ अपना परिचय बताइए लोगों को। हम प्राइमरी स्कूल चकिया से कक्षा 5 तक पढ़े। प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल चकिया बड़ा पुराना स्कूल है। उसके बाद सार्वजनिक ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर माफी कक्षा 8 तक पढ़े। हाई स्कूल और इंटर पंडित विजय लक्ष्मी पंडित इंटर कॉलेज फूलपुर से किया। फूलपुर हम किसी न किसी के साथ कुछ दिनों के बाद खुद साइकिल चला कर जाते थे। अच्छा, किसी के साथ कभी जाते थे, कभी अकेले जाते थे? अकेले जाते थे। उसके बाद बीए हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। एलएलबी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, जिस पर आज फ़ख्र है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी करने वाला छात्र अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। आज तरह तरह के स्कूल खुल गए हैं जहाँ से लोग डिग्रियां हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुछ और ही रुतबा था, है भी जी। यहाँ से तमाम आईएएस पीसीएस निकले और इलाहाबाद पीसीएस आईएएस का हब था। दूसरी बात, छात्र राजनीति वाले भी इलाहाबाद से मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। तमाम राकेश त्रिपाठी, धर्मेंद्र यादव, ये सब नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही प्रोडक्ट है। तो वकील साहब, आप जब बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करे, एलएलबी करे, तो किस सन में आप वहाँ से एलएलबी करे और बीए करे? 1987 में 85 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ। एलएलबी कंप्लीट हो गया था। 87 में से हमने प्रैक्टिस शुरू किया। तो आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, किस तहसील में? हम पहले इलाहाबाद कचहरी में प्रैक्टिस करते थे। कचहरी में? हमारे उस्ताद मुनीर अहमद सिद्दीकी रहा करते थे। अब उनका इंतकाल हो गया है। 2 साल तक मैं वहाँ दीवानी अदालत का मुकदमा उनके साथ करता था और उनका एक वफ़ादार शागिर्द था। जो भी क्लाइंट से पैसा मिलता था वो खुद ना लेकर के हमको ही देते थे। अच्छा। क्लाइंट से ये कह देते थे कि इन्हीं को दो पैसा, लेकिन वो अपने जहन में पैसे का हिसाब रखते थे और ईमानदारी के साथ मैं उनके हवाले पूरी रकम कर देता था। लेकिन जब वो शाम को 5 रुपया देते थे, लगता था कि हाँ, ये मेरी मेहनत का पैसा है। तो मैं आता था फूलपुर आते और अपनी बहन के यहाँ रहता था। सुबह फिर चला जाता था इलाहाबाद और 2 रुपया भी जो देता था बस वाला लेके चला जाता था। वकीलों को या इसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी छूट थी। यानी कि पहले ज़माने में यानी फूलपुर से इलाहाबाद का टिकट 2 रुपये मात्र। हाँ। उसके बाद मैं हफ्ते में 1 दिन हंडिया आने लगा। अच्छा, हंडिया में? और हंडिया जब आता था तो बुध के दिन आता था। तब सारे अधिकारियों कर्मचारियों की लेखपालों की हाजिरी हुआ करती थी और सब मुस्तैदी से वहाँ तैनात भी रहते थे। सब कर्मचारी मिलते थे। तो जो मैं बुध को जो मेरी कमाई हो जाती थी उसी से मेरे पूरे हफ्ते का खर्च चलता था। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम आने लगा, हम हफ्ते भर पूरा वक्त तहसील हंडिया में ही देने लगे। फिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद हमने एक राजदूत मोटरसाइकिल पुरानी खरीदा। तो बड़ी भारी गाड़ी होती थी। हाँ। उस समय उसकी कीमत क्या होगी? उस वक्त उसकी कीमत 7,000 कुछ 8,000 कुछ थी। नहीं थी कि सेकेंड हैंड? 1 साल 2 साल में में मैं दूसरी गाड़ी ले लेता था।
ले लिया यानी था, चेंज ले करते लिया रहते था। फिर 5-6 साल के लिए स्कूटर लिया। सबसे पहले स्कूटर हमने लिया प्रिया की। अच्छा। एक स्कूटर फिर लिया प्रिया की स्कूटर के बाद जो है उसको बेच करके फिर दूसरी लिया। फिर एक पैशन प्रो गाड़ी खरीदा करता था। तो इससे पता चलता है कि आप गाड़ी के खूब शौकीन थे, क्योंकि आप हर साल पे गाड़ी चेंज करते रहते थे। साल पर नहीं, मतलब एक गाड़ी हुई फिर 2 साल 3 साल के बाद जो है यानी 3-4 साल के अंदर उसको बदल देते थे। तो वकील साहब, आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हो गया? अब तकरीबन वही प्रैक्टिस तो 87-88 से कर रहे हैं। 87-88 से कर रहे हैं। हाँ। अब हंडिया ही रहते हैं, बस उतने से सुकून है। तो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, अभी भी प्रैक्टिस हंडिया में? हंडिया में। अब कचहरी जाना होता है? हाँ, कचहरी जाना होता है। तो वकील साहब, आजकल क्या काफ़ी समय से चलता आ रहा है बार काउंसलिंग का चुनाव। तो बार काउंसलिंग का जो चुनाव होता है, लोग जो जीतते हैं, जो पद पे रहते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी रहती है? जिम्मेदारी होती है कि तमाम वकीलों के जो भी प्रॉब्लम हो, अधिकारियों से जो प्रॉब्लम होते हों, उस प्रॉब्लम को हल करना हो। तो उनकी भी कोई तनख्वाह फिक्स? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं रहती। सबकी रहनुमाई करना ही उनका काम रहता है। अच्छा। उनको वोट, जैसे सरकारी वकील भी होते हैं, प्राइवेट वकील भी होते हैं, तो उनको सरकारी वकील सिर्फ वोट करते हैं कि प्राइवेट? नहीं, बार काउंसिल के सारे सदस्य जिनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में है वो सब वोट देने जाते हैं। अच्छा, सब वोट देते? सबको वोट देने का हक। तो हम ये सब जो आपका जो सामान है यहाँ पर, कागज़ पत्ता है, तो इसको देखते आ रहे हैं बहुत समय से। तो ये कागज़ पत्ता जो लोगों का, जो आपके क्लाइंट हैं, उनका जो काम ख़त्म हो जाता है तो तब भी आप उसको रखे रहते हैं? ये कुछ फाइलें दाखिल दफ्तर होती हैं, उसकी जो ऑफिस कापी होती है तो हम लोग अपने पास रखते हैं। तो आपकी आयु कितनी है? तकरीबन 60 साल होगी। 60 साल। आप प्रैक्टिस करने अभी भी जाते हैं हंडिया? हाँ, हमारे पास तमाम ऐसे प्रधानों के सादे दस्तखत के सादे पेपर दस्तखत, लेकिन ये है कि कभी उसका मिसयूज़ नहीं। तो वकील साहब, जैसे कि हम तमाम वकीलों के ऑफिस में जाते हैं, देखते हैं मोटी मोटी किताबें रखी रहती हैं, तो वो मोटी किताबें अभी तक वो लोग पढ़ते हैं? जो अदालतों के फैसले हुआ करते हैं, जो निर्णय हुआ करते हैं, वो सब जो है साल वाइज आते हैं, तो उनको लेना पड़ता है। वही जो है किसी केस में नज़ीर बनती है, उसका उदाहरण बनती है, उसी से अदालतों पर दबाव बनता है कि फ़लाँ केस में फ़लाँ अदालत ने ये फ़ैसला किया, सुप्रीम कोर्ट की फ़लाँ अदालत ने ये फ़ैसला किया, हाई कोर्ट इलाहाबाद की अदालत ने ये फ़ैसला किया है। तो जो उनके मुकदमे रहते हैं उसके सपोर्ट में लगाने के लिए वो चीज़ हुआ करती है, इसीलिए लोग रखते हैं। अच्छा। और पढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ तहसील वसील में तो उतना नहीं वो है, लेकिन ये है कि ज़िला कचहरी या हाई कोर्ट के वकीलों को मेहनत करनी पड़ती है, करते भी हैं। वकील साहब, जैसे डॉक्टर में एंटी के डॉक्टर अलग रहते हैं, चमड़े के डॉक्टर अलग रहते हैं, पेट के डॉक्टर अलग रहते हैं, ऐसे वकीलों में भी सुने हैं कि वो भी कई तरह के वकील रहते हैं। तो क्या क्या उसमें कौन कौन पेशा आता है? अब क्रिमिनल केसेज होते हैं, कुछ वकील क्रिमिनल लाइन से जाते हैं तो वो क्रिमिनल केस ही देखते हैं, लेकिन सबकी एजुकेशन वही होती है। अच्छा, वही चीज़ होती है कि वो जो है लॉ ग्रेजुएट होने के बाद वो जिस शोबे में जाए, कोई क्रिमिनल केस लड़ता है, कोई दीवानी का लड़ता है, ज़मीन जायदाद का लड़ता है, कोई और तमाम चीज़ें हैं जो है तो उनका लड़ता है। और ये आजकल मोटर व्हीकल्स एक्ट का है, कुछ लोग उसको देखते हैं। अब वो चूँकि हर आदमी हर चीज़ नहीं देख सकता, बड़े बड़े लॉयर हैं, उनके पास तमाम जूनियर हैं, कोई वो देखता है, कोई वो देखता है। तो आपके पास क्रिमिनल वाला केस और ज़मीन वाला केस, तमाम केस आप हैंडल करते हैं कि हाँ, एक ही? नहीं, यहाँ दोनों देख लेते हैं। यहाँ एक ही धारा है, ये है क्रिमिनल की, ब्रीच ऑफ पीस, शांति भंग होने की संभावना, उसी को वही रहता है। और तो सब ज़मीन संबंधित रहता है, दाखिल खारिज का रहेगा और सारी ज़मीन जायदाद के मामला। तो वकील साहब, हमारे छोटे दादा भी हैं, जैसा कि आप लोग को बताए, तो ये शेर
और शायरी के बहुत ही शौकीन हैं। नज्म या शेर शायरी हो जाए तो बहुत बढ़िया होता। खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है। ज़मी है तेरी और हम हैं तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। तो कुछ वकालत पे कुछ यानी शेर हो जाता है। आज लोग बड़े जल्दी से बड़े आराम से ये कह देते हैं कि अरे वकालत पेशा बहुत बेकार पेशा है, बहुत गंदा पेशा है। लेकिन किसी ने, एक मज़ाहिया शायर ने लिखा भी है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। होते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन सब ऐसा नहीं होते हैं। जैसे करबला का वाक़या आप जानते हैं जी। हज़रत इमाम हुसैन का खेमा एक तरफ था, यजीदी फ़ौज का खेमा एक तरफ था। हज़रत इमाम हुसैन हक़ पर थे, यजीद बातिल पर था। और नमाज, फजर की नमाज उस खेमे भी होती थी, इस खेमे में भी होती थी। ज़ोहर की नमाज उस खेमे में भी होती थी, इस खेमे में होती थी। असर की नमाज उस खेमे में भी होती थी, इस खेमे में भी होती थी। मगरिब की नमाज उस खेमे में भी होती थी, इस खेमे में भी होती थी। इशा की नमाज उस खेमे में भी होती थी, इस खेमे में भी होती थी। लेकिन लड़ाई हक़ और बातिल की थी। हज़रत इमाम हुसैन ने बातिल के सामने सर नहीं ठीक, सर झुकाया नहीं, बल्कि अपना सर कटा दिया। बिल्कुल इबरत वाली बात। इबरत वाली बात। अभी आपने देखा है कि लड़कों ने कितना एहतजाज किया। जी। एक सेंट्रल के शिक्षा मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो बताइए कितने ऊंचे पैमाने पर भ्रष्टाचार और सबकी नुमाइंदगी। आज उन बच्चों की रहनुमाई सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील साहबान लोग ही कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग आर्टिकल, अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो कुछ अनुच्छेद, कुछ आर्टिकल हम लोग को नहीं पता रहता। तो ऐसा कोई आर्टिकल आप देखिए, जो संविधान बना है वो संविधान में सारे अनुच्छेद, सारी धाराएं, कैसे एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ रहना चाहिए, कौन कौन से ऐसी धाराएं हैं जिनसे के करने से आदमी फला धारा में फंस जाता है। जिससे कहीं किसी ने मर्डर कर दिया तो उसके ऊपर 300 दिवस का केस हो गया। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने जो संविधान बनाया था, उसी संविधान के बनाए हुए संविधान पर उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा था, गरीबों का भी, अल्पसंख्यकों का भी, और किसी के फंडामेंटल राइट का हनन ना हो, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। लेकिन आज सब उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसीलिए तमाम नेता जो संविधान में विश्वास रखते हैं वो संविधान को ही मूल मंत्र मान के मानना भी चाहिए। इसलिए कि हमारा देश संविधान से चलता है, जो कि एक लचीला और सख्त दोनों का सम्मिश्रण। तो जैसा कि आजकल बड़ा न्यूज़ पे चलता है और लोग आंदोलन उस पे करते हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, संविधान को तो कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, अब वो पार्टियां आपस में लड़ें तो कोई मुद्दा बनावें, वो अलग बात है, लेकिन संविधान को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और रहा सवाल चलने का कि संविधान पर कौन चल रहा है, आरक्षण है कि नहीं है, सारी स्वतंत्रताएं जैसा संविधान ने हमको दिया है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अब वो अलग बात है कि कोई पार्टी कुछ कहे, कोई पार्टी कुछ कहे, लेकिन हालात जो भी हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया है संविधान,
अमल उस पर पार्टियों को करना ही पड़ेगा। अब वो अगर कोई संशोधन बिल पास करके करते हैं वो अलग बात है, अब उसमें हम लोगों का कोई दखल तो रह नहीं सकता। वो तो बड़े नेता अगर कोई संशोधन बिल पास किया जाता है तो उस पर विरोध करते हैं भी। तो वकील साहब कुछ सवाल हम लिख कर भी आए हैं, तो आपसे पूछेंगे तो उसमें आपको सही जवाब देना है। तो पहला सवाल है कि आपका सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? सबसे पसंदीदा एक फल का नाम बताइएगा। वैसे तो हम फलों के बहुत शौकीन हैं, ड्राई फ्रूट और वैसे फल, कच्चे फल, वो सबका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा फल आम है। आम। तो दूसरा सवाल है कि आपकी शादी किस सन में हुई थी? सन 87 में हुई थी। सन 87 में। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आपके ज़माने में आपका सबसे पसंदीदा हीरो कौन था? मेरा जहन कभी भी पिक्चर का था ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में 3 या 4 पिक्चर देखा है, तब भी कोई 3-4 पिक्चर। और हमको हीरो ज़्यादा मैं जानता भी नहीं, लेकिन अगर कोई हीरो पसंद है तो अमिताभ बच्चन। अच्छा, हाँ, पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन। पसंदीदा हीरो अमिताभ बच्चन को मैंने बड़े करीब से देखा था। इलाहाबाद से सांसदी का चुनाव लड़े थे। हाँ, हम लोग करीब से उनको देखना चाहते थे। हम लोग पहले ही से जा कर के मंच के थोड़ी दूर पर जो है जाके खड़े थे अमिताभ बच्चन को देखने के लिए, एक झलक मिल जाए। एक झलक मिल जाए। और वो मंच पर जब आए तो हम आपसे बता नहीं सकते कि जैसे वो आए, जैसे नेता आते हैं तो भूमिका बनाते हैं, कोई भूमिका नहीं, बस आते हैं। उन्होंने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। बस। अब वो उनका वो पढ़ा हुआ अल्फाज समझ लीजिए चाहे गाना समझ लीजिए, बिल्कुल दिल से बिल्कुल जैसे चिपक गया हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिसे मोहब्बत हो जाए उनसे, बहुत लोग मुतासिर हुए थे उनके सिर्फ इसी गाने से। मेरे अंगने में तेरा क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इलाहाबाद के रहने वाले थे। हाँ, उनका मतलब यही था कि मैं इलाहाबाद मेरा है ना, तुम्हारा क्या काम। चौथा क्वेश्चन है कि आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन था? हमारा पसंदीदा खेल फुटबॉल, वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम ज़मीन का मामला देखते थे, तो उसी से जुड़ा 5वां क्वेश्चन है कि कभी कोई ऐसा आपका क्लाइंट हुआ हो जिसने आपको यानी कहा हो कि आपके नाम में ज़मीन करता हूँ, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? हाँ, ऐसे मामलात आए हैं, लेकिन हमको शुरू से ही ज़मीन की लालच थी ही नहीं। ऐसे कई मामलात आए हैं कि हमने लोगों की मदद किया और वो लोग उस मदद से ज़मीन हासिल भी किए, उसको बेचा भी, अच्छी खासी रकम भी पाए। और कुछ जगह तो हमको ये कहा कि हाँ पैसा जो मुनासिब समझिएगा दे दीजिएगा, नहीं तो लिखा लीजिए। लेकिन हमने कभी ज़मीन की लालच न किया, ना आज भी मुझको ज़मीन की लालच है। तो बस सवालों का पड़ाव ख़त्म होता है। आप इतना कीमती वक्त हमको दिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।